ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्कूल सेवा आयोग में नौकरी पाने के इच्छुक असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं। उन्होंने चाय की केतलियां, पकौड़े और मूढ़ी के पैकेट लेकर गुरुवार को महानगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय और नाश्ता बेचकर स्वरोजगार के सुझाव की वजह से अभ्यर्थियों ने ये प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में महानगर में 2 अलग अलग मार्च निकाले गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ममता के बिगड़े बोलों की वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर उतर आए ये एसएससी के छात्र, और साफ तौर पर उनकी वजह से आप देख सकते हैं कि माहौल बिगड़ता हुआ। वहीं आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर विवादास्पद वाणी का इस्तेमाल किया। उन्होंने जिस तरह से जो बयान दिया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिरकार ये कल हुआ क्या है कोलकाता में, उससे आपका तारुफ कराते हैं। तो कोलकाता में चाय पकौड़े के साथ प्रदर्शन हुआ। नाराज बताए जा रहे हैं एसएससी के छात्र। आप दोनों विंडोज में देख सकते हैं, एक तरफ जहां पर एसएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ माइक पर एक मंच से संबोधन देती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है। यहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चाय, मूढ़ी और इस तरह का काम खोलकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय बेची जा सकती है, ये उनका मानना है। और उस लिहाज से आप इन तस्वीरों के माध्यम से, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर छात्र उतर आए। 2 अलग अलग जगह मार्च निकाला गया। बंगाली भाषा में उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आइए चलिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी यहां पर बयानबाजी करती हुई नजर आई। वहीं कोलकाता में चाय और पकौड़ों के साथ ये प्रदर्शन इसीलिए किया गया जो विवादास्पद बयान उन्होंने दिया। इसीलिए एसएससी के जो अभ्यर्थी थे वो नाराज हुए और सड़कों पर उतर आए। ममता के बयान से आहत हैं एसएससी के छात्र। चाय और नाश्ता बेचकर आप पैसा कमाइए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि बस स्टैंड या रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप चाय बेचिए। बिस्कुट, घुंघनी जो चना बनाया जाता है और बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल में, उसे बेचकर आप पैसा कमाइए, यानी कि स्वरोजगार कीजिए। इसी बयान के विरोध में मार्च निकाला गया। पहला मार्च था विकास भवन के बाहर, ये प्रदर्शन किया गया। यानी कि इस तरह की बयानबाजी, वो भी इतने उच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री साहिबा द्वारा दी गई। बयान के विरोध में लगातार मार्च निकाला गया। विकास भवन के बाहर यह पहला प्रदर्शन हुआ और वहीं सियालदह से धर्मतला तक पैदल मार्च निकाला गया। अब मांगे ये हैं कि जो खाली पड़े हुए पद हैं उनमें नौकरियों की बहाली की जाए। और वहीं अभ्यर्थियों का बड़ा आरोप ममता सरकार पर यह है कि भ्रष्टाचार है। जब हम नौकरियों की, रोजगार के मोर्चों पर असीम विकल्पों की बात करते हैं, वहां विकल्प ना होकर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जो नौकरियां अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी उन्हें बेच दिया गया। और नियुक्ति प्रक्रिया में भी बहुत अशुद्धियां हैं, विसंगतियां हैं। यहां तक कि जब शिक्षा मंत्री से ये प्रदर्शनकारी मिलना चाहते थे तो उन्होंने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। तो ये जो कल वहां हुआ, लेकिन आखिरकार इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, यानी कि ये बात शुरू कहां से हुई। तो 2016 में अगर कुछ साल पीछे आपको लेकर जाऊं तो स्कूली शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26,000 नौकरियां रद्द की जाए। रद्द क्यों की जाए? ताकि नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन इस आदेश की अवहेलना की गई, अनदेखी की गई, पुराने उम्मीदवारों को ही वरीयता दी गई और कोर्ट के इस आदेश की पश्चिम बंगाल सरकार ने अनदेखी की। हुआ यह कि जो अयोग्य पुराने उम्मीदवार थे उन्हें 10 अतिरिक्त अंक, 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए पेपर्स में, और इस पूरे लाभ से जो नए परीक्षार्थी थे वो वंचित रहे। अब इस विरोध प्रदर्शन के पीछे उनकी मांगे क्या हैं वो भी आपको बताइए। तो विवाद हमने आपको बताया, आखिरकार वो मांग क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 10 अतिरिक्त अंक, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आपने अनुभव के नाम पर दिए, एक तो उसे रद्द किया जाए, जो खाली पड़े पद हैं उन्हें भरा जाए, और CLST2 की जो OMR शीट है उसको प्रकाशित किया जाए, यानी कि उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं सौरभ दत्ता। सौरभ, ये किस तरह के बोल ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक मंच से कहे कि अगर आपको रोजगार कमाना है तो चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, और खास तौर पर उन अभ्यर्थियों से जो शिक्षित, प्रशिक्षित हैं और एसएससी के पेपर्स दे रहे हैं, और ऐसे में बहुत आहत हुए इस बयान से वो।
अचल देखिए, यही सवाल प्रदर्शनकारियों का भी था। उनका कहना है कि वो शिक्षक बनना चाहते हैं और वो शिक्षक किसी के सिफारिश से नहीं बनना चाहते हैं, अपने दम पर बनना चाहते हैं। उनका जो मेरिट है, मेरिट के बल पर बनना चाहते हैं। और इसको चलते ही उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1,000 रुपया लीजिए, 1,000 रुपया लेकर स्टेशन और बस स्टैंड में जाके चाय पकौड़े बेचिए या फिर कुछ और बेचिए, मिठाई बेचिए। तो ये कैसा प्रपोजल है, ये कैसा प्रस्ताव है? हम शिक्षक बनना चाहते हैं और उनका ये कहना है कि हम शिक्षक जो बनना चाहते थे वो शिक्षक बन नहीं पाए, क्योंकि जो घोटाले हुए उसमें टीएमसी के जो भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उनके इन्वॉल्वमेंट पाए गए और काफी जिले में उनके जो छोटे बड़े नेता है, जो एमएलए है, जैसे जीवन कृष्ण शाह अभी भी जी। फिर से उनको हिरासत में ले गया है। और भी ज्यादा जो बोर्ड के लोग हैं उनके नाम भी सामने आए थे, एमएलए के नाम भी सामने आए थे। तो उनका कहना है कि 2016 में जो घोटाला हुआ था, जो 26,000 करीब 26,000 लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया, फिर नए सिरे से नियोग हुआ। तो उस नियुक्ति में भी अगर सवाल ममता सरकार पर आएगी, इसलिए ममता सरकार ने क्या किया कि उनका कहना है कि पुराने जो छात्र थे उनको 10 नंबर अतिरिक्त देने का प्रपोजल किया। जी। उनका कहना है कि ये 10 नंबर किस एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आप दे रहे हैं? जो पूरा जो नियोग पैनल है वही तो सवालों के घेरे में है, तो फिर आप ये 10 नंबर कहां से दे रहे हैं? और उनका कहना है अगर आप ये 10 नंबर उनको ज्यादा देंगे तो जो नए जो फ्रेशर्स जो है, जो अभी नौकरी के लिए इस जी। जो एग्जाम हुआ उसमें शामिल हुए, वो वंचित होंगे। तो इसी को कहते हुए ममता बनर्जी की जो ये बुधवार की जो बयान थी उसको सामने रखकर ये प्रदर्शन हुआ। वही अच्छा, सौरभ, क्योंकि शिक्षा मंत्री से मिलने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई, जिसे सिरे से खारिज किया गया। ऐसे में तमाम जो विसंगतियां अगर हम देखें इस पेपर में रही हैं, उस लिहाज से एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और शायद इसीलिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जिस मेहनत के साथ उन्होंने तैयारी की वो कहीं ना कहीं अब वेस्ट होती हुई नजर आ रही है। आचल देखिए, जांच जो ये प्रक्रिया है, नियोग प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू से ये मांग है कि आप लोगों ने ये घोटाला किया, ये अदालत में कहा कि आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कीजिए। लेकिन सरकार की दुविधा क्या है? सरकार की दुविधा है जो 26,000 जो नौकरी चले गए हैं, उस 26,000 में सरकार किसी को किसी को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि चुनाव आ रहा है सामने। जो छूटेगा उसका वो टूटेगा। जो गुस्सा है वो गुस्सा ईवीएम में दिखेगा। जी। तो सरकार चाहती है जैसे तैसे करके हो, एक बैलेंस करना चाहती है। और इस बैलेंस के चलते ये फीचर जो है वो कह रही है आप वोट बैंक की बैलेंस कर रही है और हमें रास्ते पे कह रही है आप चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए। हमें चाय पकौड़ा बेचना नहीं है, हमें कक्षा में जाना है, छात्रों को पढ़ाना है, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। और वहीं अच्छा, अब जो तमाम मांगे इन अभ्यर्थियों द्वारा रखी गई हैं, किस तरह का एक कॉमन कंसेंसस आप निकलते हुए देखते हैं, या वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर किस तरह से सरकार और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत आगे संभव हो पाएगी? रास्ता क्या है? देखिए, अभी जो एसएससी ये जो काफी पेचीला रास्ता है, क्योंकि पेचीला पूरा पूरा जो विषय है इसमें काफी पेचीला है, क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 के है। उसमें ओएमएस शीट का इशू है, उसमें किसको कितना नंबर मिलेगा, इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा। ये पूरे घोटाले के जरिए सारी बातें इतना पेचीला हो चुका है कि अभी जी। सरकार भी उस गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रही है। जी। और क्योंकि उनका वोट बैंक का भी ध्यान में रखना पड़ रहा है कि किसी बिल्कुल, को तो वोट बैंक की राजनीति आज विकास और छात्रों के भविष्य से कहीं ना कहीं ऊपर नजर आ रही है जब हम पश्चिम बंगाल सरकार की बात करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो शीतकालीन सत्र में किस तरह के तमाम विधेयक जो है वो पारित किए गए, जो लोकहित और जनहित से जुड़े थे, उन पर करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात परमाणु ऊर्जा से मिलती हुई शांति की। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा को अब मिलेगी रफ्तार, क्योंकि संसद से पारित हो गया है शांति बिल। कई अहम विधेयकों पर हमने देखा कि इस शीतकालीन सत्र में जो आर्थिक सुधारों लोकहित और जनहित से जुड़े हैं उन्हें पारित किया गया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संसद में ये जो शांति बिल पारित किया गया है, इसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह से अब एक युगांतकारी बदलाव आएगा। तो संसद में शांति बिल पारित, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इसमें जो निजी कंपनियां हैं भागीदारी मिलेगी, भारत के रूपांतरण के लिए वो काम करेंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल को और मजबूत बनाने पर फोकस है। साथ ही साथ जो सांसद जितेंद्र सिंह हैं उनका कहना है कि सुरक्षा के जो मानक है उनसे कोई समझौता नहीं किया गया और सरकार के मुताबिक जो मौजूदा व्यवस्था है वो सुरक्षा से जुड़ी हुई है और ये ऐसे इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कई वैश्विक मंचों पर अगुवाई की बात कर चुका है, प्रखरता और मुखरता के साथ। और ऐसे में जब हम अन्य विकल्पों की बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए, उसमें परमाणु ऊर्जा का अहम स्थान है। आइए अब समझते हैं कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं हम अमरेंद्र के पास। अमरेंद्र, जिस तरह से भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता में और बढ़ोतरी की जब हम बात करते हैं तो फ्यूलअप करता नजर आएगा ये शांति बिल, जिसे कल पारित कर दिया गया है परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिहाज से। देखिए आंचल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से विकसित भारत की परिकल्पना की है। उसके लिए लगातार वो हर सेक्टर में काम करते आ रहे हैं और 2047 के अगर विकसित भारत की परिकल्पना करनी होगी तो आपको ऊर्जा सेक्टर में और आत्मनिर्भरता लाने के लिए यह प्रयास करना जरूरी था, क्योंकि यह समय की मांग थी। आपको पता है कि ऊर्जा जो सेक्टर है उसमें भारत की जो अभी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 9% है। तो भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 2032 तक 22% अपना लक्ष्य रखा है और 2047 तक इस लक्ष्य को जो है 100% रखा गया है। देखिए बिल अगर देखें आप शांति को, तो ये बहुत समय से मांग थी, क्योंकि जो शांति बिल है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस पे पूरी तरह से जो परमाणु सेक्टर है और जो भारत सरकार है उसका उसमें कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन इस बार पहली बार जो है फॉरेन प्लेयर्स और विदेशी प्लेयर के साथ साथ जो प्राइवेटाइज कंपनियां हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया आंचल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि किस तरह से बीमा के क्षेत्र में 100% FDI को अनुमति मिली है, वहीं इस तरह से परमाणु सेक्टर के क्षेत्र में 49% जो है गवर्नमेंट ने FDI क्षेत्र के लिए छूट दिया। और इसके बाद जो इसमें दिक्कतें थी आंचल, इसमें दायित्व को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही थी। अगर आपने देखा होगा कि 2010 में जब जापान में जो परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं एक सोच थी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट बहुत समय से प्लान कर रही थी और ये लगभग 6 दशक बाद इसको सॉलिड तरीके से इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, जो एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएगा पूरे एनर्जी सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ ये जो बिल पारित हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।